सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपकी रेलवे की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो ये आपका अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें हम ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 को टारगेट करेंगे और इसमें मैथ के ग्रुप डी के कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एनटीपीसी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप मैथ में से अपना पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, ये आपको ब्रैकेट के अंदर है 3 + 11 और इसका इनटू में 4 डिवाइड 6 + 1 -21, ठीक है। तो इसको सरल करना है। तो दोस्तों ये आपका मतलब जो क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में आपके इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो आपका बोर्ड मास पर आधारित होता है, ठीक है। बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई और जोड़ना घटाना, ठीक है। इतना करने के बाद आप सीधा से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में आपके दो चीज़ें हैं, जैसे 3 और 11। तो इसका आ जाएगा आपका 14 और ये आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा 4, ठीक है। और ये आपका भाग भी ज्यों का त्यों 6 और 1 7 माइनस में 21, ठीक है। ब्रैकेट हो गया आपका। अब ऐसे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ना घटाना करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो आपका डिवाइड है 7, तो 7 यहाँ पर इसकी 4 के बटे में है, तो 4 के बटे में आपका 7 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब 7 से आपका 14 कट जाएगा 2 बार और यहाँ पर तो यहाँ पर कितना बचा 2 × 4 - 21, ठीक है। 4 दूनी 8 -21। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, जो हमें 8 में से 21 घटाना है, मतलब कि आपका -13 आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ग्रुप डी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और आगे भी करते रहेंगे। ग्रुप डी के लिए हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि 11 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों सीआई का क्वेश्चन है, तो 1 से 3 गुनी हो रही है, ठीक है। कितने साल में? 11 साल लग रहे हैं और हमें करना है कितनी? 27 गुनी। तो बस 3 गुनी करते जाओ। 1 से 3 गुनी हो गई, 11 साल लगे। फिर 3 से 3 गुनी होगी तो यहाँ पर 9 गुनी हो जाएगी। फिर इसकी 3 गुनी होगी तो यहाँ पर 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है। हो गई 27 गुनी तक। अब जब 1 से 3 गुनी हुई तो इसमें 11 साल लगे, तो 3 से 9 मतलब 3 गुनी हुई तो 9 गुनी हो गई, तो इसमें भी 11 साल लग जाएंगे। और फिर 9 से 3 गुनी हुई 27, तो इसमें भी 11 साल लग जाएंगे। टोटल देख लो आपको 11 दूनी 22, 11 33, मतलब 33 साल लग जाएंगे उसमें 27 गुनी होने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक तो आप सिंपल ऐसा कर सकते हो और एक ऐसा भी कर सकते हो, जैसे 3 गुनी हुई है, ठीक है। 11 साल में हुई 3 गुनी, 11 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, तो 27 गुनी कितने साल में हो जाएगी? तो 3 का हमें यहाँ पर 27 गुनी करनी है, ठीक है। तो एक यहाँ पर कितनी है? 3 की पावर 3 है, ठीक है। 3 की पावर 3 लगा हुआ है, तो इस जो पावर है उसमें सीधा इससे गुणा कर दो, तो आपका 33 यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। कहीं से भी आ जाएगा आपको। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ईजी होता है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है, उनकी एचसीएफ और एलसीएम का योग 270 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इजी है लेकिन थोड़ा लैंग्वेज वाला है, ऐसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की एक बात पकड़ो कि दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ के 14 गुने की, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एलसीएम अनुपात बना लो। सबसे पहले क्या बोल रहा है? एलसीएम एचसीएफ के 14 गुना, तो एचसीएफ 1 है अगर, तो एलसीएम उसका 14 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या 36 है, ये तो हमें पता है कि जो आपका जो क्वेश्चन है किस प्रकार सॉल्व होगा। यहाँ पर पहली संख्या, हमेशा एक बात याद रखना, पहले मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। यहाँ अगली लाइन क्या है? उनके एलसीएम और
HCF और LCM का योग 70 है। ठीक है, अब जो मतलब जिसका मान दिया गया है उसी से कंपेयर करते हैं। तो 270 दिया गया है योग, तो अब इसका योग देखते हैं। इसका योग कितना है जो हमने माना है, इसका योग है यहाँ पर 15, तो इन दोनों का है 15 और यहाँ पर बोल रहा है कि 270, मतलब 15 की वैल्यू 270 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 एकम 15 बच जाएगा 12, 115, 120, मतलब एक की वैल्यू आ गई आपकी 18। तो यहाँ पर अब हम LCM और SCM निकाल सकते हैं। इसका एक का कर देंगे 18 गुना और इस 14 का कर देंगे 18 गुना। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो और बाकी जैसा आपको इजी लगे। तो अब सीधा इसका मान रख लो, क्योंकि LCM और SCF हमारे पास आ गया। तो अब पहली संख्या है इनकी 36, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और HCF है कितना 18 गुणा LCM कितना है 14 गुणा 18। आप चाहे तो सीधा गुणा भी कर लो, ऐसा भी लिख लो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कट जाएगा 18 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 9 बार। ठीक है, 14 का अब 9 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 126। 126 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये इतनी बड़ी लैंग्वेज वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 2 की पावर -7 गुणा 2 की पावर 3n + 4 बराबर 2 की पावर 11 डिवाइड 2 की पावर 5। तो इसमें दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, जब भी अगर मल्टीप्लाई में पावर रहती हैं तो वो आपकी जुड़ जाती हैं, और जब भी डिवाइड में पावर रहती हैं तो वो आपकी घट जाती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपकी पावर जुड़ जाएगी और डिवाइड में आपकी पावर घट जाएगी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब अगर देखो इसका बेस सेम है, बेस हर जगह सेम है, तो हमें सिर्फ बेस से कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर को मतलब है। जैसे बेस से बेस कट जाएगा, बेस कट जाएगा, बेस कट गया सब कुछ। अब यहाँ पर कितना बचा -7, जुड़ जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो प्लस हो जाएगा 3n + 4 बराबर में, ये डिवाइड में है तो घट जाएगा 11 - 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ये आपका 11 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो यहाँ बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 बच गया और ये प्लस का है 4। ठीक है, प्लस का है इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 2 बच गया। अब यहाँ से प्लस का 7 है जो यहाँ पर इस साइड आएगा, तो माइनस का है इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टोटल आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ नहीं बचा 3n + 3। ठीक है, 3n बराबर 9 बचा है, मतलब अब यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, मतलब n की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ क्या क्या किया है। सबसे पहले प्लस के 4 को इस साइड लाए, माइनस में हो गया, 2 बचा, फिर माइनस के 7 को इस साइड लाए, प्लस का हो गया। ठीक है, 9 हो गया, तो बस इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 150 को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, दूसरा भाग ज्ञात कीजिए। 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में हम बांट लेते हैं। 2 भागों में किस प्रकार, A + B बराबर 150। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी यहाँ पर पूछे कि मतलब पहला भाग दूसरे से 2 अधिक है, 2 कम है, 15 अधिक है, 15 कम, तो इसका मतलब हमेशा होता है अंतर, यानी कि घटाना। हमेशा इसका अधिक हो कम हो कुछ भी हो, इसका मतलब हमेशा माइनस में ही रहेगा। क्योंकि अब कैसे रहेगा वो मैं बताता हूँ। बोल रहा है इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने, मतलब इसका दूसरा भाग 3 गुना, मतलब 3b से 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2। तो यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि पहला भाग में से जब हम इसका 3 गुना घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 अधिक है, तो इनका अंतर बोला जाता है हमेशा। ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका हम क्या दूसरा भाग ज्ञात करना है, मतलब बी वाला भाग ज्ञात करना है। तो ए वाले को हटा दो, ए वाले को कैसे हटाएंगे, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस का है तो इसे माइनस बना दो। ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए से ये कट गया, एक मतलब 3b और 1b मतलब 4b। ठीक है, टोटल
मतलब आपका कितना बच गया, 150 में से आपका 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 148, ठीक है। अब बी यहीं रहेगा, 4 से 48 कट जाएगा, 4 3 12, बच गया 2, 2 नहीं, हाँ 2 बच गया 28, 4 7 28, मतलब 37 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इनका बस एक बात याद रखना, जहाँ अधिक बोले कम बोले यहाँ पर 2 15 20 कुछ भी हो तो उसका मतलब हमेशा माइनस में रखना, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से एक क्वेश्चन इसकी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना और शेयर भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार 2 योजना लाया है, ठीक है। एक दुकानदार है 2 योजना लाया है, 30% और 20% की क्रमिक छूट, ठीक है। और दूसरी है उसकी 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ। दोनों योजना में दी जाने वाली छूटों का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसका हमें अंतर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो इसकी हम सक्सेसिव से निकाल लेंगे। सक्सेसिव से कैसे, 30 और 20 का हम सक्सेसिव निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सक्सेसिव निकालना तो आपको आता होगा कि सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे, जैसे कि 30 गुणा 20 बटे में 100, 0 0 0 0 3 दूनी 6, मतलब 50 में से 6 गया आपका तो 44% बचा, ठीक है। एक तो आ गई ये छूट उसकी, और दूसरी बोल रहा है 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ। तो ये वाला आपको पता होगा कि यहाँ पर कितना होता है, फ्री जितनी दी जा रही हैं टोटल जितनी है और गुणा आपका 100, तो फ्री आपकी 1 दी जा रही है, टोटल आपकी 4 है, गुणा आपकी 100, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 25%, ठीक है। अब दोनों की छूट आ गई, इसकी 44% और इसकी 25%। अब पूछ रहा है दोनों योजना में दी जाने वाली छूटों का धनात्मक अंतर। तो इन दोनों का हमसे अंतर पूछा है, ठीक है। 44 और 25 का जो अंतर पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा अंतर इनका, 44 में से 25 गया आपका 19, इसमें सही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार से लैंग्वेज वाले बड़े बड़े जिससे स्टूडेंट डर जाएं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ लेना है और समझ लेना है कि क्वेश्चन में आकर पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझ नहीं आती। तो देखो अभाज्य संख्याओं का युग्म, युग्म पूछ रहा है। युग्म का मतलब होता है, मतलब जैसे विषम संख्याओं का युग्म होता है 1 के बाद, जैसे कि 1 और 3, ठीक है। विषम संख्या है 3 और 5, विषम संख्या है 5 और 7। तो युग्म का मतलब होता है 1 के बाद जस्ट उसी की संख्या, ठीक है। अब जैसे 1 2 युग्म है, 2 3 युग्म है, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर आ जाता 5 और 8, तो ये युग्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच एक 6 भी है एक 7 भी है, तो ये युग्म नहीं होता। तो युग्म का मतलब होता है कि उसके जस्ट अगली वाली संख्या। तो अब इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य, अभाज्य का युग्म कौन सा है, मतलब अभाज्य फिर उसके बाद एक और अभाज्य युग्म नहीं है, ठीक है। 73 के बाद अगली अभाज्य संख्या, 71 के बाद अगली अभाज्य संख्या 73 सही है, और 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या जस्ट अगली बिल्कुल 47, ये भी सही है। और 3 के बाद 7, मतलब कि 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, ये नहीं है, क्योंकि 3 के बाद आपकी 5 आती है फिर 7 आती है, मतलब ये वाला नहीं है, तो ये वाला सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें ये युग्म अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 5 आना चाहिए, 7 नहीं, ठीक है। तो युग्म का मतलब आप समझ गए। बाकी युग्म से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं।
ए उसी काम को अकेला 15 दिन में करता है, बी अकेला उस काम में कितने दिन में करेगा। दोस्तों टाइम एंड वर्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में किसी भी परीक्षा, चाहे आपकी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपी हो, हर परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधे आपके टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन आपका बनता है हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट पर बन जाता है। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ए और बी हैं 2 व्यक्ति, तो ए काम करता है 10 दिन में, ए और बी करते हैं 10 दिन में, ठीक है। तो ए और बी करते हैं 10 दिन में, और ए अकेला करता है 15 दिन में, ठीक है। ए अकेला करता है 15 दिन, इन दोनों का एलसीएम 30, 3, 2, ठीक है। ए आ गई उनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। अब पूछा गया बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा, देखो मतलब बी कितने, ए और बी मिलकर हैं 3 और ए अकेला है 2, तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी है 1, मतलब एक काम है तो 30 दिन में करेगा। तो बी अकेला मतलब बी बराबर 1 बराबर 30 दिन में, ठीक है। आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरी इसकी आसान जो ट्रैक होती है, जैसे इस प्रकार से तो सभी सॉल्व करते हैं। हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है, जब भी दो व्यक्तियों का दिया हो और एक का पूछा हो, तो हमेशा गुणा करके उनका अंतर लिख लेते हैं। जैसे कि 10 गुणा 15 और इनका अंतर कितना है 5, तो 5 से 15 3 बार, सीधा 10 का गुणा 3 में 30 आपका। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। एग्जाम में हमें यही इसी प्रकार से करना है, बाकी सीखने के लिए ये वाली ट्रिक यूज आती है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर सही 30 दिन हो जाएगा। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है। 2 सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि 1, 3 इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, 2, 5 इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, 4, 7 इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, 12 और इसके बाद 19, इसके बाद मतलब ऐसी संख्या जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन संख्या को जो भी आपका HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, क्योंकि इन संख्याओं में सिर्फ 1 से भाग जाएगा, ठीक है। 1 से 12 में भी चला जाएगा, 19 में भी, 1 से 4 में भी, 7 में। बाकी इनके बीच ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं है। जैसे कि ना तो इनके बीच 2 है कि 2 12 को भी काट दे, 2 19 को भी काट दे, 3 12 को भी काट दे, 3 19 को भी काट दे, ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो वे कहलाती हैं अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में, ठीक है। इसी प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। ग्रुप डी में तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और एनटीपीसी में भी आता है, ऐसी बात नहीं है, आरपीएफ में भी आता है। बाकी क्योंकि डिजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर शिफ्ट में हर एग्जाम में आते हैं, रेलवे एसएससी किसी का भी एग्जाम हो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो हमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको 1 से लेकर 10 तक जितने भी संख्या हैं उन सबका डिजिबिलिटी रूल ज्ञात कर लेना है। फिर जो इसकी संख्या अगली हैं, कुछ प्राइम नंबर है, कुछ ऐसी संख्या हैं जो आपका इन्हीं के बीच से आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो m दिया गया है 44, 61, 11 से विभाज्य है, तो m का मान क्या होगा। तो देखो 11 से विभाज्य, 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि विषम अंकों को और सम अंकों को जोड़ के उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। तो ज़्यादातर 0 आता है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम जोड़ते हैं विषम अंकों को, कि सबसे पहले m में जोड़ लेंगे हम 4 और 1 5, ठीक है। 5 हो गया, 5m। अगला देखो 4 और 6 10, अगला हो गया 10, ठीक है। अब इसे हम इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल तो हम इसे नहीं बना सकते, लेकिन हम अंतर 0 बना सकते हैं। कैसे कि m की जगह कर अगर हम 5 रख दें, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 पहले से 10 और 10 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब m की जगह पर हम 5 रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कि अगर हम यहाँ पर m रखें तो ये संख्या आपकी पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आप इसे यहाँ पर 5 रख कर भी देख सकते हो, अगर आपको यकीन ना हो तो, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन दोस्तों, एडवांस से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी, जैसा भी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है और ग्रुप डी में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है आपका, ठीक है। कुछ नहीं, सीधे आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक घन का आयतन 1728 है, 1728 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आपको पता होगा सबसे पहले कि जो घन का आयतन होता है भी बराबर होता है जो वो होता है आपका ए क्यू, ठीक है। अब जो ए क्यू का मान दिया गया है वो आपका 1728 है, 1728। अब मैंने आपको एक बार और भी बोला था कि आपको बस संख्याओं के घन याद होने चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ नंबर ऐसे, जैसे 1728 है तो ये आपको पता होगा 1728 आपका 12 का क्यू होता है, ठीक है, 12 का क्यू, ए क्यू बराबर 12, तो क्यू से आपके पावर से पावर कट जाएगी, ए बराबर आ गया आपका 12, ठीक है। ए का मान बात आ गया, क्योंकि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। तो सबसे पहले हमें ए का मान निकालना जरूरी होता है, ए का मतलब भुजा, ठीक है। तो अब इसमें मान रख दो 6 गुणा 12 का स्क्वायर 144, बस इसमें गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, 2 6 चौका 24 और 2 26, 2 6 कम 6 और 2 8, 864 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब इसमें से इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि जो आपका एडवांस है उससे सीधे इजी क्वेश्चन आते हैं, सीधे फार्मूला बेस्ड। तो आपको बस अगर फार्मूला याद है तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 25,500 की धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि, मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें अमाउंट ज्ञात करना है, ठीक है। और एसआई का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे देखो, एक तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक हम सबसे पहले एग्ज़ाम में कैसा लगाना है वो हम बाद में देखेंगे, सबसे हम फार्मूला से देखेंगे। तो फार्मूला से PRT/100, ठीक है, बस इसका मान रख दो 25,500 गुणा आपका रेट 5% और टाइम दिया गया है 3 साल, 100 से भाग दे देते हैं, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। अब हमें 5 3 15 का गुणा करना है 255 में, तो हम कैसे करेंगे, 15 का कर देंगे 255 में, तो 15 5 75 की 5 हाथ में 7 और फिर 15 5 75 और आपका 7 कितना हो जाएगा 82, 2, ठीक है, 2 हाथ में आ जाएगी आपकी 8, 15 दूनी 30 और 8 38, ठीक है। ये आपका आ गया साधारण ब्याज, ठीक है, ब्याज आ गया। जो आपका ब्याज और अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल है 25,500, उसमें हम 3,825 को जोड़ देंगे तो आपका ब्याज मतलब मिश्र धन निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इसमें हम जोड़ देंगे 25,500, 0,0552 0, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा